कितना ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? कितना ज्यादा हम ग्रो कर सकते हैं अपनी कंपनी को, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो रिटेल सेक्टर इज एवरीवेयर, है ना। पूरा ऑल ओवर इंडिया देखें या पूरा वर्ल्ड को अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर इज द ग्रोइंग सेक्टर। कौन सा सेक्टर है वो? ग्रोइंग सेक्टर है। अर्लियर द रिटेल सेक्टर वाज डिपेंडेंट अपॉन द अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे डिपेंडेंट था। जैसे आपके छोटे मोटे आपके क्या हो गया, जैसे कि हाट हो गया, मेला हो गया, यहाँ पर भी रिटेल का काम होता था, प्रोडक्ट को सेल करते थे। या आज भी आप लोग देखते होंगे कि वीकडेज मार्केट वगैरह लगता है, सुना है आपने, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट वगैरह, हर जगह तो रिटेलिंग का ही काम होता था। बट ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड वे थे। वेंडर्स जो होते हैं, जो आपके पेडलर्स होते हैं, जो पैदल चलते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं घर घर पे, डोर टू डोर सर्विस, ये सारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो अर्लियर इंडिया वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, but nowadays we are able to see in Patna as well that there are so many brands. True, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप देख लो तो जैसे ही अगर आप बाहर बोरिंग रोड में निकलोगे, यू विल सी so many types of retail store. Kalyan Jewelers, Reliance Trend is there. इवन मतलब बैंक्स भी हैं जो रिटेल में काम करते हैं, रिटेल बैंक जो कस्टमर के साथ डील करते हैं। ट्रू, सो वी कैन सी बहुत तरीके की फैसिलिटीज, बहुत तरीके के ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। सो स्कोप जो है अगर हम देखें तो रिटेलिंग सबसे फास्टेस्ट सेक्टर में आपका आता है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो आजकल लोग हैं वो अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं। ट्रू, true, like people are motivated to become an entrepreneur. So entrepreneurship and the trend of entrepreneur is also the reason for expansion of the retail sector. True, जैसे अगर मान लो कि वेद want to become a entrepreneur, either he can purchase a existing business, कोई business को खरीद ले, किसी का फ्रेंचाइजी ले ले, या अपना कुछ आइडिया जनरेट करके कोई रिटेल स्टोर ओपन करे या कुछ भी। So like we can say the trend of entrepreneurship is also the reason for expansion or for growing growth of the retail. Clear हो गई बात? अब हम देखते हैं कि रिटेलर के पर्सपेक्टिव, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, राइट। द फर्स्ट स्कोप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्कोप? सो पहला तो रीजन एंटरप्रेन्योर हो गया, जिसकी वजह से ग्रो हो रहा है बेसिकली आपका रिटेल सेक्टर। दूसरा है द इनकम ऑफ द पीपल, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सो दैट दे आर एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट विच दे आर नॉट अफोर्ड अर्लियर। ट्रू, सो द इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एज वेल एज द ट्रेंड, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड, ठीक है। The purchasing power या purchasing pattern of the consumers are changed. They are basically want to purchase the product from the different brands. True, so these are the reason for increasing the retail sector. So सबसे पहले इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीजें हैं। पहला लिखिए रिटेलर के पर्सपेक्टिव से, रिटेलर के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट लिखिए इसमें पॉइंट, स्कोप ऑफ रिटेलिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिटेलर का पर्सपेक्टिव, रिटेलर्स पर्सपेक्टिव। खैर ये उतना, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिटेलर्स पर्सपेक्टिव, रिटेलर्स पर्सपेक्टिव। अगर हम रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिटेलिंग कैन इंक्लूड एवरीथिंग, एनीथिंग। जो रिटेलर जो सेल करना चाहे वो किसी चीज को भी इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ज्वेलरी स्टोर था, अभी मैं वो सेल कर रही हूँ। नाउ आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस एंड आई जस्ट वांट टू सेल गारमेंट्स एज वेल, सो आई कैन स्टार्ट सेलिंग दैट। सो रिटेलर्स हैव अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। द मैन्युफैक्चरर आर नॉट एबल टू डू सो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग दे वांट, but they whatever they produce that will be according to the demand, but the retailers have option that they can purchase anything and they can resell it to the consumers. पहला इसमें लिखते जाइए इसको। From the retailer's perspective, from the retailer's perspective, retailing can include anything. From the retailer's perspective, retailing can include anything that the retailer wishes to sell, that the retailer wishes to WISHES wishes to sell, ठीक है। it may be anything that retailer wishes to sell, it may be include, इसमें सारी गुड्स भी आ जाएंगे, आपकी सर्विसेज भी आ जाएंगे।
तो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखो तो अगर उनका स्कोप ये है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करके सेल कर सकते हैं, सो दैट इज आल्सो द रीजन फॉर बेसिकली इंक्रीजिंग द रिटेल सेक्टर इन द मार्केट। ट्रू। अभी जैसे आप लोग देखो कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। सो रिटेलर्स जो है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट, स्टेशनरी स्टोर को तुम देखो, दे आर इवन सेलिंग द गिफ्ट आइटम्स। ट्रू। सो दैट इज द थिंग। Nowadays we are able to see that different kind of bakery shops, balki bakery and these things are not the Indian food, still we are able to see pizzas shop, we are able to see. So these are the reason, ये सब trend की वजह से retailers जो हैं वो नए नए products के साथ, नए नए items के साथ basically market में आ रहे हैं। True। तो ये कुछ भी सेल कर सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर एंड एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर, और अगर हम सिर्फ सर्विसेज की बात करें तो दे कैन सेल द कैटरिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स फैसिलिटी, ऑल दीज आर आल्सो कम्स अंडर द सर्विसेज, ठीक है। एंड कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बस परमिशन और गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को इसके बारे में पता होगा, जैसे आपके नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब जो चीजें हैं दैट इज नॉट एबल टू सेल बाय द रिटेलर्स बट दैट इज अंडर द गवर्नमेंट। इवन द जो कुकिंग ऑयल्स भी होते हैं वो भी। सो ये जो चीजें, कुछ चीजों को छोड़ के और कुछ अल्कोहलिक और जो वो सब आइटम्स है, टोबैको आइटम्स है, उनके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज यू कैन सेल एनीथिंग इजिली। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और कुछ सर्विसेज हैं जैसे आपके हॉस्पिटल्स, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका एलिजिबिलिटी, उनका एजुकेशन, ये सब कुछ मैटर करता है सर्विसेज के टर्म में। अदरवाइज नॉर्मल रिटेल की अगर सेक्टर में देखें, और अगर हम सिर्फ शॉप्स की और आउटलेट्स की बात करें, तो कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करता है। स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अदरवाइज यू कैन यूज द मिक्स वाला थिंग। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से लिखिए, रिटेलिंग में एम्प्लॉइज, अगर हम बोला जाए, एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है। जितने ज्यादा नए नए रिटेल स्टोर और ऑर्गेनाइज स्टोर ओपन होंगे, उतने ज्यादा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स की, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ट्रू। एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा। अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल अगर एक स्टोर भी ओपन होता, मान लो एक मैक्स अगर स्टोर भी ओपन हुआ है, तो बिलिंग डिपार्टमेंट के लिए हमें अलग लोग चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमें अलग चाहिए, गार्ड चाहिए, ठीक है, स्वीपर चाहिए। सो इन शॉर्ट वी कैन से जब जितना ज्यादा रिटेल सेक्टर ओपन हो रहा है उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। आगे बात समझ में, चलिए लिखिए, रिटेलिंग हैज प्रोवाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेमेंडस? ट्रेमेंडस, ह्यूज, बहुत ज्यादा, ठीक है। लिखिए, रिटेलिंग हैज प्रोवाइडेड tremendous opportunities of employment. Retailing has provided tremendous opportunities of employment, ठीक है। अब ये चीज है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बट वही रिटेल सेक्टर कितना बड़ा ओपन हुआ वो भी मैटर करता है। जैसे भी, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, तो बहुत बड़ा इन्होंने स्टोर ओपन किया है, बहुत जगह पे इनका पॉइंट ऑफ सेल्स है, यानी बहुत सारे जगह पे कस्टमर के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा इंप्लॉइज की जरूरत है। अगर कोई छोटा सा रिटेल स्टोर ओपन होता हो तो उसमें 1 या 2 इंप्लॉइज की जरूरत है। सो कितना बड़ा आपका स्टोर है और कितना ज्यादा, कितना वो ऑपरेट करता है उस स्टोर को, कितना बड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में है वो, उस हिसाब से वी जस्ट नीड द एम्प्लॉइज। ट्रू। नेक्स्ट लिखिए आगे इसमें, द रिटेलर्स operating at a small level required small number of employees, यानी कम लोगों की, कम एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। The retailers operating at a small level यानी कम लेवल, जिनका बहुत ज्यादा बड़ा स्टोर नहीं है, small level required small number of employees. कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है? बहुत कम एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है, small number of employees. क्लियर हो गई बात? To help them in business. और जितना ज्यादा ऑपरेशन बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन, जितना बड़ा आपका बिजनेस होता जाएगा, उतना ज्यादा एम्प्लॉइज आप रखते चले जाओगे।
ठीक है। सो रिटेल सेक्टर जितना ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब दे सकते हैं? सो दीज एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड एज अ सेल्समैन, कैशियर हो सकता है आपके, क्लीनर्स हो सकते हैं, स्वीपर्स हो सकते हैं, ठीक है, गार्ड होंगे, ये जितने भी होंगे ये आपके किस में आएंगे? एम्प्लॉयज ऑफ द बेसिकली रिटेल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब अगर बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, बहुत बड़ा है, जैसे कि आपका बोल सकते हैं, हाँ ये आपका कल्याण हो गया, तो यहाँ पर एक स्टोर मैनेजर होगा। आई बात समझ में? जैसे जितना बड़ा स्टोर होता जाएगा उतना ज्यादा उसमें लोगों को और डेजिग्नेशन की जरूरत पड़ती चली जाएगी। बहुत बड़ा स्टोर है तो यहाँ पर आपको सेल्स के भी पर्सन चाहिए जो प्रोडक्ट को सेल करे, आपको मार्केटिंग के भी लोग चाहिए जो आपकी डिमांड को एनालाइज करे। ठीक है। सो यहाँ पर रिटेल में हम डिपार्टमेंट्स वाइज भी बांट देते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, कस्टमर्स को जो मेल करे या डिजिटल मार्केटिंग का उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे? क्लासिफाई कर दोगे पूरे स्टोर को डिपार्टमेंट्स वाइज। क्लियर हो गई बात? सो जितना बड़ा ऑपरेट, जितना ज्यादा रिटेलर्स ऑपरेट करेगा बिगर लेवल पे, उतना ज्यादा उसको सेपरेट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से देयर हैव सो मेनी इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है किस चीज का? आपके जॉब का। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन, अगर हम देखें मतलब रिटेलिंग सेक्टर के हिसाब से देखें तो वहां पर कितने डिपार्टमेंट्स है? लाइक परचेज डिपार्टमेंट इज देयर, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, वो उसी में आ जाएगा एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव में ही, कि परचेज डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है, परचेज कैसे करे कंज्यूमर, वो है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां पर क्या, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना पैसा डेली आ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट विल हैंडल लोन वोन का पैसा अगर कुछ है तो फाइनेंस। मार्केटिंग एंड सेल्स, they will obviously they will engage in the promotion and all। तो ये सारे आपके दो तरीके का पर्सपेक्टिव था इसमें। एक है टेक्नोलॉजी इन रिटेल, तो टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग तो पता है ना कि नाउ डेज द बेसिकली स्कोप इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन द रिटेलिंग। दे डोंट नीड टू मेक एनी बुक लॉग्स एंड ऑल, बट दे आर बेसिकली मेंटेनिंग एवरी डेटा ऑन screen, basically on laptops, yeah, on desktops. True. So they are using the technology. Even so, some companies they are using the vending machine. उन्होंने vending machine लगा दिया बहुत सारे जगह पे और उससे आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। So like that is not very much in India। कर सकते हो, यानी कि मोबाइल फोन के थ्रू you can do the pre-order and then after that the product will be delivered to your doorstep. True. So they are also utilizing the technology. So because of the technology, because of the demand, because of, और भी मैंने बहुत सारे रीजन बताए रिटेलिंग का, because of the entrepreneurship की वजह से, so all these are reason for increasing and growth of the retail sector। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए अब ये स्कोप तो हो गया खत्म। दो पर्सपेक्टिव लिखा है मैंने, एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से और इसके पर्सपेक्टिव से, और एक तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग, एक और ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे आपके थे स्कोप में। स्कोप की रीजन क्या है वो तो क्लियर हो गया ना, कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या है, रीजन क्या है, वो तो हो गया। नेक्स्ट लिखे टॉपिक हल्दीराम। लिखना नहीं है, इसको सुनना है। तो हल्दीराम की स्टोरी, कितने लोग गए हो हल्दीराम एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? स्टोर, फूड रिटेल स्टोर है, फूड चेन है बेसिकली इनके, और ये नेशन वाइज है, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी दे हैव चेन। ठीक है। हल्दीराम के चेन्स आर अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, एंड यूएसए में भी है हल्दीराम का चेन। हल्दीराम वाज स्टार्टेड, जो हल्दीराम था वो 1930s में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। लेकिन ये कौन से एरिया में शुरू किया गया था? बीकानेर में एक छोटा सा टाइनी शॉप, बीकानेर राजस्थान में छोटा सा स्टोर के साथ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। उसके अलावा 1982
इट वॉज फाउंडेड बाय, इसको शुरुआत कहाँ की गई थी इसकी? दैट वॉज फाउंडेड गंगा भीषण, गंगा भीषण अग्रवाल, गंगा भीषण अग्रवाल, गंगा भीषण, भीषण BISHAN, गंगा भीषण अग्रवाल, यानी कि इट वॉज स्टार्टेड बाय गंगा भीषण अग्रवाल के द्वारा हल्दीराम को शुरू किया गया। 1930s के अराउंड इसको फाउंड किया गया, छोटा सा स्टोर के साथ शुरुआत हुई थी बीकानेर में। फिर 1982 में इसको कहां पर बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किया गया? दिल्ली में। चलिए अब हम इसके बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखिए, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हल्दीराम हैड सेट अप अ शॉप इन दिल्ली एंड इसका जो बेसिकली उस समय ये क्या बेसिकली ऑफर करता था? स्वीट्स ऑफर करता था। और इसका सबसे ज्यादा रीजन पता है क्या है, कैसे ये सबसे ज्यादा ग्रो किया है? बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ इज अ हाँ एग्जैक्टली, दैट इज अ पार्ट ऑफ माउथ पब्लिसिटी। लाइक अभी अगर ये विश्वजीत किसी स्टोर पे जाता है एंड ही लाइक्स दैट फूड, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू रिकमेंड हिज फ्रेंड्स एज वेल। सो दिस इज हाउ हल्दीराम स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर रिटेल चेन। मतलब धीरे धीरे वो फेमस होने लगा, एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर दिल्ली में ओपन हो गए धीरे धीरे। दैट वाज बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में भी, वो यूएसए तक में भी उसका बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले उसने यूएसए में एस्टैब्लिश किया था अपना हल्दीराम स्टोर। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, हल्दीराम के प्रोडक्ट को बहुत जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड जो अगर मतलब अब हल्दीराम जो है कि स्मॉल टाउन से ग्लोबल फेनोमेनन बोल सकते हैं ना, इतना बड़ा रिटेल चेन बन चुका है। ठीक है, और लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में लगभग हल्दीराम, मेजर सिटीज में हल्दीराम्स आर अवेलेबल एंड दे आर बेसिकली यूजिंग द वही सिलेक्टिव, आपका जो तरीका है इनका, मार्केट एरियाज में दे आर स्टार्टिंग देयर चेन। क्लियर हो गई बात? हाँ, and the franchisee is also available. Like if you want to basically purchase the franchisee, you can take franchisee and you can open the Haldiram store. क्लियर हो गई बात? एंड दैट लिटिल ऑयल वगैरह आपको नहीं मिलेगा, फाइनेस्ट रॉ मटेरियल के साथ इसको बनाया जाता है। और हल्दीराम को ए सर्टिफाइड अकॉर्डिंग टू FSSAI, उसको ए सर्टिफाइड फूड मटेरियल प्रोवाइड होता है उसके थ्रू। ठीक है, उसके अलावा ये हमेशा रेगुलरली कस्टमर्स के फीडबैक को गैदर करते रहते हैं, यानी कि दे वांट कि व्हाट इज द कस्टमर्स फीडबैक, दे लिटरली मैटर्स फॉर द हल्दीराम, ताकि वो क्वालिटी को बेटर कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है, और परफॉर्मेंस जो है सप्लायर का, यानी कि जो उनके एम्प्लॉइज वगैरह हैं कैसे वो फूड प्रोवाइड करे, उसको भी हमेशा मॉनिटर किया जाता है, एम्प्लॉइज की सर्विस को और परफॉर्मेंस को। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम भी चलता है हल्दीराम में, और साथ साथ में हमेशा इंटरनल ऑडिट होता रहता है अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द फूड एंड हाउ दे आर सर्विंग द फूड टू द कस्टमर्स। ठीक है, और इसके अलावा मैनेजमेंट में कंप्लेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है जहां पर कंज्यूमर की कंप्लेंट को हैंडल किया जाता है। अभी तुम लोग को व्हाट इज द बेसिकली मिशन क्या है, विजन क्या है इसका? तो विजन है कि हमेशा कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो करते रहना, लाइक ऑलवेज दे वांट टू अचीव अ कॉन्टिन्यूअस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द बिजनेस विद इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। मतलब इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी ग्रो करे और इंडिया में भी वो ग्रो करता रहे, ये इसका विजन है, विजन और इसका मिशन। स्ट्रेथन करते रहे लीडरशिप क्वालिटी और ट्रेडिशनल स्नैक्स आइटम। ट्रेडिशनल स्नैक्स आइटम का मतलब ये है कि वो हमेशा उनका जो कोर वैल्यू रहा है हल्दीराम का, कि हम जो भी बनाएंगे दैट विल बी रिलेटेड विद द इंडियन फूड। एंड हाँ, हल्दीराम सोन पापड़ी, हल्दीराम का, और स्टार्टिंग में दे वर सेलिंग द पैकेज फूड इवन, अभी भी आप इसका कुछ ब्रांड है प्रभु जी, हल्दीराम का सब्सिडियरी है। ठीक है, सो दे आर सेलिंग द फूड, उसमें भी आपको सोन पापड़ी वगैरह अवेलेबल है। वो उसका सस्ता, थोड़ा सा बोल सकते हैं कम प्राइस का ब्रांड है। लाइक हल्दीराम में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, प्रभु जी में थोड़ा सस्ता मिलेगा। जैसे कि कैसे आपका वन प्लस का, इसका विजन क्या है कि स्ट्रेथन करते रहे ट्रेडिशनल स्नैक सिस्टम, लाइक डोसा दे आर सेलिंग छोले भटूरे, पाव भाजी इज अवेलेबल। सो लाइक दैट इज अ नेशनल फूड आउटलेट, so they are selling the all type of foods in Haldiram store, right? But nowadays because of the demand they are also selling the pizza, but still they are basically dependent on the Indian food system. Even in India से बाहर भी उनका जो अप्रोच है, कंट्री का अप्रोच का मतलब होता है कि हम कहीं भी जाएंगे ना, अपने ही जो हमारे होम कंट्री में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट को हम दूसरे कंट्री में भी सेल करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाएंगे। जो हमारे इंडिया में जो टेस्ट है, हम इंडियन फूड जो पसंद करते हैं, इंडियन जो
पसंद करते हैं फूड, वही सेम फूड भी हम इंडिया से बाहर भी ऑफर करेंगे। तो उसको कहते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच, और इथनोसेंट्रिक अप्रोच ही बेसिकली हल्दीराम का रहा है शुरू से। Whatever they are making for the home country, they are going to sell the same product what in other country as well, ठीक है। सो इथनोसेंट्रिक अप्रोच रहा है ट्रेडिशनल फूड पे, वेजिटेरियन फूड्स, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है सेल, ठीक है। स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इस क्वालिटी को, और इसको इसी कंसेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट कंपटीशन फिर भी है, जैसे अभी आप देख सकते हो बीकानेर, वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ हल्दीराम। उसके अलावा एक और इसका है हरीलाल है, हरीलाल भी है, और भी बताती हूँ, एक हरीलाल है, फिर आपके कुछ और भी रीजनल चेन स्टोर है, जैसे यहाँ पर मोहन स्वीट्स वगैरह जो है, ठीक है। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल हो गया, फिर आपका एक और है, उसका नाम जैसे कुछ आपके इंडिया में, मतलब इंडियन, वो तो इंडियन ब्रांड है, मतलब पूरे ऑल ओवर नेशनल ब्रांड है, बट कुछ रीजनल ब्रांड्स भी हैं जो पर्टिकुलर एरियाज में फेमस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जहां पर मेरा ऑफिस था, वहां पर एक था ओम स्वीट्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली ऑफरिंग वॉट एवर हल्दीराम इज ऑफरिंग। सो वी कैन से दैट कि रीजनल कुछ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस अफेक्ट तो हो ही रहा है, बट स्टिल एक ब्रांड और एक पहचान, एक आइडेंटिटी, ब्रांड इक्विटी उनकी है। उसके अलावा हमेशा दे आर इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट, दे आर ट्राइंग टू इनोवेट द न्यू प्रोडक्ट, एंड दे डिलाइट टू ऑफर दूस प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रहेगा, कॉम्पिटिटिव रेट्स रहता है, यानी जैसे उसके जैसे स्टोर्स होंगे, जैसे बीकानेर वगैरह, उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट वो मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया? इनका मिशन क्या है? अवेलेबल करना ऑथेंटिक, टेस्टी, क्वालिटी फूड, वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स, एंड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से रीजनल कॉस्ट, मतलब एक्सट्रीम एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सट्रीम चीपर प्राइस भी नहीं, नॉर्मल प्राइस में प्रोवाइड करना। उसके अलावा कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए हमेशा प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहना, ठीक है, और अडॉप्ट करना न्यू टेक्नोलॉजी, अचीव करना ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इफिशिएंट खुद को बनाते रहना, फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और लॉ को और एनवायरनमेंट को केयर करते हुए अपने स्टोर को बेसिकली बढ़ाना, ठीक है। उसके अलावा डेप्ट फ्री कंपनी रखना, यानी कि कोई लोन कंपनी पे ना हो, ऐसा इनका सोच है, ठीक है। उसके अलावा इनका हमेशा कुछ ना कुछ कैंपेन वगैरह भी चलता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। हाँ, तो लाइक दे आर बेसिकली स्टार्टेड, दे आर आल्सो वर्किंग अंडर द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी अंडर में दे आर स्टार्टेड वर्किंग। सो ये इसका बेसिकली कुछ विजन था, विजन एंड मिशन था। क्वालिटी एश्योरेंस समझ में आ गया, एक क्रेडिटेड है ये, ठीक है। उसके अलावा इनका 7 P's और इनका SWOT एनालिसिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर हो गई बात? समझ में आया हल्दीराम की स्टोरी? इट वाज स्टार्टेड इन 1930s में इसको किसने शुरू किया था? गंगा भीषण अग्रवाल द्वारा फाउंडेड था ये। और इसको शुरुआत जो है, इसका जो फर्स्ट स्टोर जो है वो दिल्ली में ओपन हुआ था 1982 में, फ्रॉम अ टाइनी स्टोर टू फूड चेन, अ रिटेल फूड चेन, और बोल सकते हैं कि नेशनल फूड चेन बनना। हाँ, 1982 में पहला इसका स्टोर ओपन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो लाइक 40 साल तक लगभग उन्होंने एक नॉर्मल टाइनी स्टोर की तरह, शॉप की तरह उन्होंने बीकानेर में थे। फिर लेटर ऑन दे स्टार्टेड बेसिकली एक्सपैंडिंग, और फर्स्ट एक्सपेंशन दिल्ली से शुरुआत हुआ। इंटरनेशनल लेवल में USA में इनका पहला जो इंटरनेशनल में था ना, पहला जगह कौन था, प्लेस, कंट्री कौन था? USA, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी, स्कोप ऑफ रिटेलिंग एंड हल्दीराम? कोई भी कुछ भी पूछना है? Okay, see you all in the next